हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रजनी क्लासरूम में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल और सब टॉपिक है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर और टर्म 1 के एग्ज़ाम्स में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर की वीडियोस को मिस ना करें। और इस चैप्टर को हमने छोटे छोटे वीडियोस के अंदर डिवाइड किया हुआ है ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स आसानी से क्लियर हों। तो हमारे आने वाले वीडियोस को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। सारी वीडियोस को कंप्लीट देखें ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो और कोई भी कॉन्सेप्ट्स आपसे छूटे ना, क्योंकि एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो विदाउट एनी डिले शुरुआत करते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले हम मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। मेटल्स के बारे में जानने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो एलिमेंट्स वो चीज़ होते हैं, वो सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, यानी उनके अंदर एक ही टाइप के एटम्स बने होते हैं। अब आयरन का कोई एटम है, उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। आयरन मेटल के अंदर जितने भी एटम्स होंगे सारे के सारे आयरन के होंगे। पर वाटर के साथ ऐसा होगा, अगर वाटर मॉलिक्यूल्स को हम अगर सिंपल डिवाइड करें तो हमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलेगा, क्योंकि जो वाटर होता है वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को मिला के बनता है। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिन्हें हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। अभी नॉन में हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, जिनके अंदर कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल हैं, कुछ मेटलॉइड्स हैं और चौथी कैटेगरी हमारी आती है नोबल गैसेस की। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हो गए। इनको कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है। तो इसके लिए क्या होता है कि जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं ये इनकी फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनको ऑब्ज़र्व करते हैं। इनकी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर ही इन एलिमेंट्स को मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स और नोबल गैसेस के कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो मेटल एंड नॉन मेटल तो समझ में आता है, पर ये मेटलॉइड क्या होता है। मेटलॉइड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो मेटल्स की और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। यानी कुछ वो मेटल जैसे उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ उनकी प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स की होती है, यानी कि दोनों के कॉम्बिनेशन होते हैं। तो उसके बाद गैसेस आती हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन होगी, ये सारी गैसेस आती हैं, नोबल गैसेस के अंदर आती हैं। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए मेटल्स की, तो हमें पता होना चाहिए कि मेटल्स होते क्या हैं। अ मेटल इज़ एन एलिमेंट दैट कैन क्विकली फॉर्म एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव आइंस। वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव आइंस बनाते हैं, यानी कि उनके पावर में, एक मिनट, वेयर इज़ माई पेन, उनके पावर में, मेटल्स के पावर में पॉजिटिव में पावर होती है, यानी कि M2+। अब मान लीजिए सोडियम है, सोडियम के ऊपर प्लस होगा, एल्युमिनियम होगा, उसके ऊपर 2+ होगा। तो ऐसे उसके आइंस होते हैं, पॉजिटिव आइंस होते हैं, उनके पावर में पॉजिटिव का साइन होता है। तो जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव आइंस बनाते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे वो डक्टाइल होते हैं, मेलेबिलिटी होती है, आयोनाइजेशन होती है, उनके अंदर बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उन सबको ऑब्ज़र्व किया जाता है, तो उनको उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से सीरीज़ में लगाया जाता है कि कौन से हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, कौन से लो रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव आइंस को क्रिएट करते हैं। अब वो कैसे करते हैं उसका कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। फिलहाल के लिए एग्जांपल है कॉपर, सिल्वर, आयरन, मरकरी, लीड, गोल्ड, आपका प्लेटिनियम हो गया, जिंक, निकल, ये सब मेटल्स में आते हैं। तो अगर आपने क्लास 9th में सही से पढ़ा है तो आपको याद होगा, कोई भी एटम होता है, किसी भी एलिमेंट या किसी भी सब्सटेंस का एटम होता है, उसके अंदर सेंटर में प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन के अंदर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन के अंदर कोई चार्ज नहीं होता है।
तो और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन लगभग सेम होते हैं, ठीक है। तो और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रोटॉन के चारों तरफ या न्यूट्रॉन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, वो जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, और अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से आपस में जुड़े होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो बाहर के जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, ये आउटर मोस्ट शेल के अंदर रिवॉल्व करते हैं प्रोटॉन के चारों तरफ, ठीक है। तो मान लीजिए जितने भी एटम्स हैं, अब मान लीजिए किसी एटम के अंदर बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता है कि किसी भी मेटल के एटम या सब्सटेंस के एटम को स्टेबल होने के लिए उसकी आउटर मोस्ट शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो मेटल्स के केस में क्या होता है, इनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर मेटल्स को स्टेबल होना होगा, या तो उन्हें 2 इलेक्ट्रॉन बनाने होंगे या 8 इलेक्ट्रॉन बनाने होंगे। अब 1 और 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो क्या करेंगे स्टेबल करने के लिए, या तो वो अपने बचे हुए 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए, या तो वो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को किसी से लें, किसी दूसरे एटम से लें, या फिर अपने एटम्स जो उनके एक्सिस एटम्स हैं उनको वो किसी को डिनोट करें। मान लीजिए किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब उसको स्टेबल होने के लिए या तो +7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये 7 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, वो किसी दूसरे एटम से लेगा, किसी दूसरे एलिमेंट सब्सटेंस के एटम से लेगा। अगर उसे 7 इलेक्ट्रॉन लेने होंगे तो उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा एटम को, और ज़्यादा उसकी एनर्जी लगेगी। तो वो एटम के लिए काफ़ी मुश्किल भरा काम हो जाएगा। तो वो क्या करता है, अब बजाय 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेने के, वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को जाके डोनेट कर देगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उसकी आउटर मोस्ट शेल एम्प्टी हो जाएगी, यानी वो स्टेबल हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, इसका जो रिज़ल्ट होगा वो ये होगा कि एटम स्टेबल हो जाएगा। बट देयर इज़ एन एक्सेप्शन इन दिस। एक्सेप्शन ये होगा कि प्रोटॉन्स के नंबर जो पहले इक्वल थे इलेक्ट्रॉन्स के नंबर से, इक्वल टू न्यूट्रॉन्स के नंबर से। अब न्यूट्रॉन को तो अभी हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, इसके ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं है। अब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर इक्वल थे वो अब इक्वल नहीं रहेंगे, यानी कि अब क्या होगा, अब होगा ये कि प्रोटॉन्स के नंबर इंक्रीज़ हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो कम हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन तो इसने दूसरे किसी एटम को दे दिए। तो इससे क्या होगा, ये 2 प्रोटॉन जो बढ़ गए हैं वो पावर में आ जाएंगे, यानी कि किसी भी एलिमेंट्स के पावर के ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट किए उतने पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। यानी मेटल जो है उसके ऊपर अगर 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो 2+ आ जाएगा। तो यही होते हैं कैटाइंस, यही होते हैं पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट मेटल्स। इसको हम कैटाइंस बोलते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है ऊपर तो कैटाइंस, अगर किसी भी सब्सटेंस के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये होते हैं एनाइंस। तो मेटल्स होते हैं, इनके जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस बनाते हैं और हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं, ठीक है। अगर तो ये होते हैं मेटल्स की प्रॉपर्टी। अब फिज़िकल स्टेट्स के बारे में अगर आते हैं मेटल्स की, तो फिज़िकल स्टेट्स के अंदर आती है हमारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आती हैं फिज़िकल स्टेट, लेस्चर, हार्डनेस, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट्स, मेलेबिलिटी, डक्टिबिलिटी, कंडक्टिविटी एंड स्नोरस, ठीक है। तो अब एक एक करके इन सारी प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि फिज़िकल स्टेट, लेस्चर, हार्डनेस, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, मेलेबिलिटी, डक्टिबिलिटी, कंडक्टिविटी, स्नोरस क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फिज़िकल स्टेट की। तो फिज़िकल स्टेट्स के अंदर क्या होता है, मेटल जनरली सॉलिड होते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर, नॉर्मल और जनरली हार्ड होते हैं। बट सारे के सारे मेटल हार्ड नहीं होते हैं। तो हार्डनेस वेरी क्या करती है मेटल्स की, वो एक मेटल से दूसरे मेटल्स के अंदर वेरी करती है।
कुछ मेटल्स इतने ज़्यादा हार्ड होते हैं, जैसे आयरन हो गया, वो घरों में मोटी मोटी पुल्स के अंदर जो ब्रिजेस होते हैं उसके अंदर बड़ी बड़ी मोटी मोटी बीम्स होती हैं, वो आयरन की गिरती है ताकि मजबूत स्ट्रक्चर बन सके। कुछ मेटल्स काफ़ी कमज़ोर होते हैं, जैसे एल्युमिनियम हो गया, उनको आयरन बीम पर नहीं लगा सकते। कुछ मेटल्स होते हैं वो ज़्यादा ही सॉफ्ट होते हैं, जैसे कॉपर हो गया, जो वायर्स के अंदर आसानी से मुड़ सकते हैं, वायर्स को हम आसानी से मोड़ सकते हैं, उनका बंडल बना देते हैं। क्योंकि कॉपर वायरिंग के लिए अच्छा है, पर वो इलेक्ट्रॉनिक जो घर की मकान की बीम होती है उसके लिए अच्छा नहीं होता। बट देयर इज़ एन एक्सेप्शन इन दिस, सारे के सारे मेटल्स हार्ड नहीं होते हैं। कुछ मेटल्स इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि उनको आसानी से उनको नाइफ से काटा जा सकता है। ठीक है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इनको मेटल्स को आसानी से नाइफ से काटा जा सकता है। तो ये तो बात होगी फिज़िकल स्टेट की। इसके अलावा सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया, सीसियम हो गया, रेबिडियम हो गया, फ्रांसीसियम हो गया, गैलेनियम हो गया, अगर रूम टेम्परेचर से थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो ये भी लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। उसके बाद आती है लस्ट्रस। लस्ट्रस क्या होती है? लस्टर होता क्या चीज़ है? लस्टर मतलब होता है चमक, यानी चमक, शाइनी सरफेसेस। मेटल्स की शाइनी सरफेस होती है। अगर मेटल प्योर मेटल लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग उसके अंदर प्रॉपर्टी होगी। क्यों शाइनिंग होती है? बिकॉज दे हैव शाइनिंग सरफेस, उनके अंदर मेटलिक लस्टर प्रॉपर्टी होती है। इसीलिए जितने भी ऑर्नामेंटल्स होते हैं, गहने होते हैं, ये सब गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम के होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी लंबे टाइम तक शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है इनकी, काफ़ी लंबे टाइम तक इनके अंदर चमक बनी रहती है। और इसी वजह से गहने हो गए वो सोने, चांदी या फिर प्लेटिनियम के बने होते हैं। इनको आसानी से बार बार पॉलिश किया जा सकता है, इनकी सरफेस को पॉलिश किया जा सकता है। तो ग्लेशियर की प्रॉपर्टी हो गई है, इनके अंदर चमक होती है। इसके अलावा अब हार्डनेस की बात आती है, तो मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल जनरली हार्ड होते हैं, बट इनकी हार्डनेस वेरी करती है एक मेटल से दूसरे मेटल्स के अंदर। जैसे कि हम आयरन होता है, कॉपर होता है, एल्युमिनियम होता है, इन सबको एक तरह से हार्डनेस में नहीं मान सकते हैं। कुछ सॉफ्ट होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं। फिज़िकल स्टेट और हार्डनेस दोनों अलग अलग चीज़ें। फिज़िकल स्टेट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे मेटल की स्टेट क्या होती है। यहाँ पर हम उसकी हार्डनेस, स्टफनेस की टेस्ट कर रहे हैं। तो दोनों को एक मान के मत चलना, दोनों अलग अलग चीज़ें। ठीक है, अब जनरली मेटल हार्डनेस होती है, वो काफ़ी, जो मेटल्स होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं। बट वही एग्जांपल है कि लीड हो गया, एल्युमिनियम हो गया, लीड हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सॉफ्ट होते हैं, इनको आसानी से नाइफ से कट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि अगर इनको ओपन एयर मिल जाए तो ये आग भी पकड़ सकते हैं। तो इसीलिए ऑक्सीजन से इन्हें कट करके रखा जाता है, पानी में केरोसिन के अंदर इनको डुबा के रखा जाता है, ताकि इनको ऑक्सीजन डायरेक्ट ना मिल पाए। अगर ऑक्सीजन डायरेक्ट मिलेगी नहीं तो इनका रिडक्शन नहीं होगा, रिडक्शन नहीं होगा तो ये ऑक्सीडेशन नहीं होगा इनके अंदर, और ये सेफ रहेंगे। इसके बाद आती है डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होती है? द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम डेंसिटी बोलते हैं। तो मेटल्स की डेंसिटी जनरली हाई होती है, एक्सेप्ट फॉर एल्कली मेटल्स। जो मेटल्स वाटर सॉल्यूबल होते हैं, उन मेटल्स को छोड़कर जितने भी मेटल्स होते हैं इनकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। और एल्कली मेटल्स कौन कौन से होते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनकी लो डेंसिटी होती है। ठीक है, अब अगली प्रॉपर्टी आती है हमारी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें, मेटल्स हैव मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स की जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। बट देयर इज एन एक्सेप्शन इन दिस, सारे के सारे मेटल्स होते हैं जन उनकी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होती। एक्सेप्शन के बिना तो काम ही नहीं चलेगा, क्योंकि एक्सेप्शन ना हो तो किसी भी चीज़ के डिफेक्ट्स हमें पता नहीं चलते। तो इधर मेटल्स के अंदर एक्सेप्शन है, जैसे
सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इनके लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। अब आयरन की बात की जाए तो आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लगभग, अगर आयरन को 1535 डिग्री सेल्सियस पे अगर हीट अप किया जाए तो आयरन मेल्ट होना शुरू होता है। ठीक है, यानी कि इनकी काफ़ी ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। कॉपर की बात की जाए तो कॉपर हो वो 1083 डिग्री सेल्सियस यानी 1083 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होना शुरू होता है। तो मेटल्स की जनरली क्या होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, बॉइलिंग पॉइंट होती है। बट नॉन मेटल्स के अंदर ऐसा नहीं होता। बट मेटल्स के अंदर कुछ एक्सेप्शन है, लाइक हमारा पोटेशियम हो गया, हमारा सोडियम हो गया, गैलेनियम हो गया, सीसियम हो गया। इनके अंदर इनके लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। ये आसानी से 30-40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी हीटअप होना शुरू हो जाता है, मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। अगर मेटल्स की बात की जाए तो इनके जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं ओवरऑल अगर गिना जाए, एक्सेप्ट कुछ मेटल्स को छोड़कर। मेलेबिलिटी की बात की जाए तो मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, इट इज़ द मटेरियल एबिलिटी टू बी हैमर्ड और फोर्स परमानेंटली आउट ऑफ शेप विदाउट ब्रेकिंग और क्रैकिंग इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। यानी कि वो प्रॉपर्टी जिसे हैमर्ड से अगर इसको बीट किया जाए तो ये थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे हमारा सिल्वर की शीट होती है मिठाइयों के ऊपर, थोड़ा सा सिल्वर मेटल होता है, इसको हम बीट करके काफ़ी बड़ी शीट्स बना देते हैं और इतनी पतली बना देते हैं ये ब्रेकअप नहीं होती है, और उसको हम आसानी से मिठाइयों के ऊपर हम चिपका सकते हैं। और टीन शीट्स होती हैं वो आयरन की बनी होती है, मेटल्स की बनी होती है। क्यों? क्योंकि उनको बीट कर देंगे तो वो ब्रेकअप नहीं होंगी। Some metals have the ability to be beaten into the sheets. This property is also known as malleability. Malleable metals are गोल्ड एंड सिल्वर। मोस्ट मेलेबल मेटल्स होते हैं वो गोल्ड एंड सिल्वर होते हैं, तभी इनके गहने बनते हैं। उनको बीट किया जाता है, बार बार उनको प्रेस किया जाता है, काफ़ी हाई टेम्परेचर पर उनको काफ़ी प्रेशराइज किया जाता है ताकि वो थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो ये होती है प्रॉपर्टी मेलेबिलिटी की। इसके अलावा कॉपर मेटल होता है, उसको हाईली मेलेबल माना जाता है क्योंकि उसको आसानी से हम शीट्स के अंदर मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं। बर्तन हो गए वो जनरली कॉपर्स के होते हैं, एल्युमिनियम्स के होते हैं, क्योंकि ये मेलेबल होते हैं। उनको आसानी से ड्रम्स, बकेट्स वगैरह, वाटर टैंक्स वगैरह बनाया जा सकता है, उनसे बॉक्सेस बनाए जा सकते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी आती है डक्टिलिटी की। डक्टिलिटी क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल दैट अलाउज देम टू बी पुल्ड अप इनटू द थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है मेटल्स के अंदर जिनको हम खींच कर उन्हें पतली वायर के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और सबसे डक्टाइल मेटल होता है वो होता है गोल्ड। गोल्ड इतना डक्टाइल होता है कि 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर्स की वायर हम स्ट्रेच कर सकते हैं। मेटल्स को हम डिफरेंट शेप्स में मोल्ड कर सकते हैं क्योंकि ये डक्टाइल होते हैं, ब्रेकअप नहीं होते जल्दी से। कॉपर्स वायर होती हैं, जितनी एल्युमिनियम वायर्स होती हैं कॉपर्स वायर होती हैं। टेलीफोन्स वायर्स होती हैं, कम्युनिकेशंस की जो वायर्स होती हैं वो मेटल्स की होती हैं। पहले आप देखेंगे कि टेलीफोन्स की वायर्स आती थी लैंडलाइन की, उसके अंदर मेटल्स होते थे, कॉपर होता था, एल्युमिनियम होता था। क्यों होता था? क्योंकि इनका जो मेटल्स का जो प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की वो डक्टिलिटी होती है और इनको आसानी से डक्टाइल किया जा सकता है। कुछ मेटल्स होते हैं वो दूसरे मेटल से ज़्यादा डक्टाइल होते हैं, कुछ कम डक्टाइल होते हैं, बट दे आर डक्टाइल। ठीक है, तो डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी आपको दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए और इसको आप आसानी से एग्ज़ाम्स में लिख सकते हैं, अच्छी तरह समझा के लिख सकते हैं। बेटर हो आप इमेजेस के साथ समझाएं, एग्जाम्पल के साथ समझें,
तो एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन जाता है। इसके अलावा मेटल्स की एक अगली प्रॉपर्टी होती है कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी होती है द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट इज़ नोन एज कंडक्टिविटी। अगर हीट कंडक्टिविटी की बात की जाए, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, तभी हमारे जितने भी बर्तन होते हैं जिसके ऊपर खाना बनता है वो मेटल्स के बने होते हैं। वो किसके बने होते हैं? या तो कॉपर के होंगे या एल्युमिनियम के होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि कॉपर और जो एल्युमिनियम होते हैं वो जल्दी से हीट कंडक्ट करते हैं, हीट लॉस नहीं होने देते, खाना जल्दी बन जाता है और हमारा फ्यूल बचता है। तो सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी होती है वो सिल्वर के अंदर होती है हीट की। बट सिल्वर काफ़ी महंगा आता है, चांदी काफ़ी महंगी होती है, इसीलिए हम हर जगह यूज़ नहीं कर सकते। तो हमें इकोनॉमिक बनाने के लिए बर्तन, तो उसके लिए हम एल्युमिनियम और कॉपर वगैरह का यूज़ करते हैं। कॉपर ज़्यादा कंडक्टिविटी होती है कॉपर के अंदर, तो कॉपर इज़ गुड फॉर हीट कंडक्टिविटी। वाइल लीड एंड मर्करी आर रिलेटिवली पुअर हीट कंडक्टिविटी। पर इसके अंदर एक्सेप्शन ये है कि मर्करी, लीड हो गए, इनके अंदर पुअर कंडक्टिविटी होती है हीट की। तो एक एग्जांपल लेके चलेंगे, जैसे अगर मान लीजिए कोई रॉड है, उसको अगर हम एक साइड, मेटलिक रॉड है, उसको अगर हम एक साइड से कैंडल पर हीट करेंगे तो थोड़ी देर बाद देखेंगे कि दूसरे एंड तक हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी, दूसरा एंड भी गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो इससे कहते हैं हम हीट कंडक्टिविटी, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। Silver metal is the best conductor for heat. It has the highest thermal conductivity. Copper and aluminum metal is also good conductor of heat. The cooking utensils and the water boilers, जो भी कुकिंग जो बर्तन होते हैं या वाटर बॉयलर्स आते हैं, जनरली वो कॉपर और एल्युमिनियम के बने होते हैं, क्योंकि इनके अंदर हीट कंडक्टिविटी अच्छी होती है। जितने भी गीज़र्स वगैरह हो गए, इसके अंदर एल्युमिनियम होता है और कॉपर यूज़ होता है, क्योंकि ये फ्यूल को बचाते हैं। द पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट अमंग द मेटल्स इज लीड। लीड होता है पीबी, जिसका साइन होता है मरकरी। ये दोनों के दोनों मेटल्स हैं, ये इनके अंदर पुअर कंडक्टिविटी हीट है, ठीक है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आल्सो। मेटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर भी होते हैं। एज मेटल कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहर की आउटरमोस्ट शेल के अंदर 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव इजली थ्रू द मेटल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स के अंदर आसानी से ट्रैवल कर जाते हैं, जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है। ये आप इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है फिज़िक्स का, तो उसके अंदर आप इस कॉन्सेप्ट को आसानी से समझेंगे। अगर आपके टीचर ने पढ़ा दिया है तो आपको ये चीज़ आसानी से समझ में आ गई हो। अगर नहीं आई होगी तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के वीडियोस बनाएंगे आपके लिए जल्दी लेके आएंगे, उसके अंदर आप आसानी से समझ जाएंगे। अगर आपको डाउट है किसी भी कॉन्सेप्ट या किसी भी टॉपिक के अंदर तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपके डाउट्स के ऊपर स्पेशल वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और जल्दी से जल्दी आपको इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है? कौन सा ऐसा मेटल है जिसके ज़्यादा अंदर हीट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी होती है? तो कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे किसके अंदर होती है। सिल्वर इज़ द मेटल फॉर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। याद रखेंगे सिल्वर के अंदर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। कॉपर के अंदर बेस्ट कंडक्टिविटी होती है और उसके बाद एल्युमिनियम, यानी कि सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है? सिल्वर की। सिल्वर के बाद आता है हमारा कॉपर, कॉपर के बाद आता है हमारा एल्युमिनियम। इसके अंदर ज़्यादा, इसीलिए जो वायर्स होते हैं कॉपर या एल्युमिनियम की ज़्यादा होती हैं बजाय आयरन की वायर होने की, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी काफ़ी अच्छी होती है, बेस्ट होती है। बट देयर इज़ एक्सेप्शन इन दिस। एक्सेप्शन इसके अंदर भी है। सारे के सारे मेटल्स होते हैं उनके अंदर गुड कंडक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है। अब एक आंसर बताइए आप मुझे
कि मेटल्स के वायर्स के ऊपर पीवीसी रबड़ जो प्लास्टिक होती है इसकी लेयर क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि द इलेक्ट्रिक वायर्स कैरी करंट इन आवर होम्स। इलेक्ट्रिक वायर्स के अंदर करंट होता है, तो इसके ऊपर जो प्लास्टिक की कवरिंग होती है वो क्या होती है, एज इंसुलेटर का काम करती है। वो इलेक्ट्रिक करंट्स को, मान लीजिए गलती से आपने वायर टच कर लिया तो आपके ऊपर क्या होगा, करंट लगेगा। तो उस चीज़ से बचाने के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए जो मेटलिक वायर्स होते हैं उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है, ताकि गलती से भी आप टच करें तो आपको झटका ना लगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा स्नोरस। अब स्नोरस क्या प्रॉपर्टी होती है आप समझा सकते हैं। स्नोरस होता है कि मेटल्स आर स्नोरस, दे आर मेक्स द साउंड्स व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट। जब भी किसी मेटल्स को किसी ऑब्जेक्ट से हिट किया जाता है तो वो साउंड करते हैं। स्नोरस मीन्स कैपेबल ऑफ प्रोडक्टिंग अ डीप रिंगिंग साउंड्स। If we suspend a big piece of metals and strike with an object, we will find that they sounds like an ringing sound. As we say that the metals are sonorous, the property of the metals being sonorous is called sonorousness of sonority. मतलब इसे sonority भी बोला जाता है, sonorousness भी बोला जाता है। अब किसी भी मेटल को अगर हम हैंग करें और किसी चीज़ से, ऑब्जेक्ट से हम बीट करें तो उसके अंदर sonorous साउंड होता है। इसका एग्जांपल हो गए स्कूल बेल्स हो गए, मंदिर में घंटे होते हैं, उसको हम हिट करते हैं तो आवाज़ आती है टन की। इसके अलावा जो पूजा में जो यूज़ होते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक आप कह सकते हैं मंजीरे, चिमटा वगैरह होता है, तो उसके अंदर भी सोनोरस साउंड होता है। बाकी जो घंटा बजाते हैं मंदिर के अंदर, घंटी होती है छोटी सी, और ड्रम्स होते हैं, ये सारे सोनोरस साउंड प्रोड्यूस करते हैं। यानी मेटल जनरली क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं। मेटल जनरली क्या होते हैं, ये प्रॉपर्टी एक नॉर्मल प्रॉपर्टी है। मेटल्स यूजुअली हैव सिल्वर और ग्रे कलर एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड। मेटल्स के अंदर जनरली क्या होता है, सिल्वर एंड ग्रे कलर होता है एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड। कॉपर हैव द रेडिश ब्राउन कलर वेयर इज गोल्ड हैज़ द येलोइश कलर। ठीक है, ये तो होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसके अलावा एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो एलॉय फॉर्मेशंस। मेटल कैन बी कॉम्बाइंड टू मेक एलॉयज। द मेटल्स कैन कॉम्बाइन विद वन और मोर मेटल्स or non-metals to form homogeneous combination. An alloy is a term composition like this, like brass, copper, zinc alloy होता है। ठीक है तो मेटल्स क्या होते हैं, जनरली क्या होते हैं कि एलॉयज फॉर्म करते हैं, वो नॉन मेटल के साथ कॉम्बाइन होकर एक नया मेटल प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे हिंदी में बोलते हैं कांसा। अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे कांसे की जितने भी कांसे का क्या चीज़ होती हैं तो आपको घर पे रखे एग्जांपल ही देंगे। जैसे जो आप रंदस्ता होता है, आप सबको पता होगा घर में छोटी मेटलिक ओखली टाइप का होता है जिससे हम मसाले कूटते हैं, मसाले बीट करते हैं, पाउडर बनाते हैं। पहले मसाले हाथों से पीसे जाते थे, तो जैसे साबुत हल्दी वगैरह होती है उसको ओखली के अंदर डाल के उसे बीट करते थे, तो मेटलिक ओखली होती थी, वो कांसे की बनी होती थी। आजकल जितने भी घर में ऑर्नामेंटल्स वगैरह होते हैं, सजाने के डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं मेटल्स के, वो जनरली कांसे के बने होते हैं। तो ये एलॉय होता है, ये मेटल्स एंड नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन होता है। तो मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ होती है, वो नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन करके एक हार्ड मेटल टाइप का बना देते हैं, जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है मेटल्स की होती है, कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स की होती हैं। इनको एलॉय बोलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के अंदर कौन कौन सी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं? A non-metal has 4, 5, 6 and 7 and 8 electrons in their outermost shell. अब जो मेटल्स है उनके आउटरमोस्ट सेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट नॉन मेटल के केस में उनके आउटरमोस्ट सेल में 4, 5, 6 एंड 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स तक होते हैं। तो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और मोबाइल नहीं होते, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। दैट इज़ द रीज़न वाई मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसी रीजन्स की वजह से मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं।
कुछ एग्जांपल दे रखे हैं नॉन मेटल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। जो कार्बन होता है उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो नाइट्रोजन होता है उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ऑक्सीजन उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्लोरीन होता है उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है। नियोन होता है उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नियोन के अंदर आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो सबसे पहले आती है फिजिकल प्रॉपर्टी होती है स्टेट। मेजॉरिटी नॉन ऑफ द मेटल फाउंड इन अ गैसियस स्टेट। मोस्टली क्या होता है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो गैसियस स्टेट के अंदर मिलते हैं। वाइल सम आर प्रेजेंट इन सॉलिड एंड लिक्विड गैसेस। कुछ मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, वो सॉलिड और लिक्विड के फॉर्म में भी मिलते हैं। ठीक है। Non-metals may be solid, liquid and gases at the room temperature. Non-metals can exist all in 3 physical states like solid, liquid and gases. For example, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया और फॉस्फोरस। कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस होते हैं, ये होते हैं सॉलिड नॉन मेटल्स होते हैं। ब्रोमाइन एक नॉन मेटल है जो लिक्विड के फॉर्म में मिलता है। तो लिक्विड के फॉर्म में पाए जाने वाला नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड के फॉर्म में मिलता ही होता है? ब्रोमाइन। इसका सिंबल होता है Br। क्या होता है? Br। ब्रोमाइन होता है, ये नॉन मेटल होता है जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड के फॉर्म में मिलता है। वेरिस इसके अलावा जो होती हैं जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, क्लोरीन हो गया, ये गैसेस के फॉर्म में मिलती है। दूसरी हमारी प्रॉपर्टीज़ आती है नॉन लस्ट्रियस। मेटल्स क्या होते हैं? जनरली नॉट शाइनी होते हैं, इनके अंदर कोई शाइन नहीं होती है। ठीक है। दे आर डल, ये डल होते हैं। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव द लस्टर which means they don't have any kind of chamak on their surfaces. The solid non-metals have dull appearance. जैसे सल्फ़र हो गया, फॉस्फोरस हो गया, नॉन मेटल्स हो गए, इनके अंदर कोई शाइनिंग नहीं होती है, ये शाइन नहीं करते। ठीक है। तो आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसके अंदर लस्ट्रियस अपीयरेंस होती है, ये एक्सेप्शन है। कौन सा? आयोडीन। तो आयोडीन है वो एक ऐसा नॉन मेटल है जो शाइनी है, इसकी सरफेस शाइनी होती है। तो आप याद रखेंगे आयोडीन के बारे में, आयोडीन लस्ट्रियस नॉन मेटल है। ठीक है। तो जनरली मेटल्स होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ होती है नॉन शाइनी होते हैं। उसके अलावा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें तो जो नॉन मेटल्स होते हैं इनके non-metals have comparatively low melting points and boiling points except diamonds। जो metals होते हैं वो जनरली क्या होते हैं कि उनके लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि सल्फ़र हो गया, इसकी जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है? 115 डिग्री सेल्सियस है। बट एज़ कम्पेयर टू आयरन ये बहुत कम है। आयरन का कितना था? लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस पर आयरन मेल्ट होता है। तो एज़ कम्पेयर टू आयरन जो नॉन मेटल्स हैं उनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। ठीक है। बट देयर इज़ एन एक्सेप्शन इन दिस। डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है, डायमंड की बात की जाए, डायमंड क्या है? सॉलिड कार्बन डायमंड है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लगभग 35 डिग्री सेल्सियस का, 3500 डिग्री सेल्सियस का है। तो जो डायमंड है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम 35 डिग्री सेल्सियस पर किसी भी डायमंड को हीटअप करें तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर डेंसिटीज़ की बात करें तो मोस्टली मेटल्स हैव लोअर डेंसिटी। अगर डेंसिटी की बात करें तो नॉन मेटल्स होते हैं इनकी डेंसिटी काफ़ी कम होती है, इनकी डेंसिटी काफ़ी लो होती है। ठीक है। अब नॉन मेटल्स आर लाइट सब्सटेंसेस। जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं ये काफ़ी लाइट होते हैं, इनकी डेंसिटी काफ़ी कम होती है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी ब्रिटल की, यानी
Non-metals are brittle in nature, means they can be broken down into the pieces when we hammered them. Metal do not have the property of malleability and ductility. ना तो metals को बीट किया जा सकता है, ना ही उन्हें वायर्स की तरह खींचा जा सकता है, ठीक है। Solid non-metals can neither be hammered into the thin sheets nor drawn into the wires. जैसे सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सॉलिड नॉन मेटल्स होते हैं बट दे आर नॉन मेलेबल एंड नॉन डक्टाइल। ना तो उन्हें खींचा जा सकता है वायर की तरह, ना ही उनकी शीट्स बनाई जा सकती हैं। अगर उनको ऐसा करेंगे तो पीस पीस में बिखर जाएंगे, जैसे कांच बिखर जाता है, जैसे ग्लास बिखर जाता है कि हैमर से बीट करने पर, वैसे वो भी बिखर जाएंगे। इसके अलावा कंडक्टिविटी की बात की जाए तो मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए गुड कंडक्टर नहीं है। ना तो ये अपने अंदर से हीट को पास होने देते हैं, ना ही इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। अब एक्सेप्शन की बात की जाए, कुछ एक्सेप्शंस हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स के अंदर। तो एक्सेप्शन ये है कि अनलाइक अदर नॉन मेटल्स, ग्रेफाइट एंड आयोडीन हैव द मेटलिक लेक्चर। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि आयोडीन होता है, ये एक नॉन मेटल होने के बाद भी इसकी शाइनी सरफेस होती है। साथ ही के साथ ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट के अंदर भी थोड़ी थोड़ी शाइनी सरफेस होती है। कार्बन थ्रो द नॉन मेटल हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। कार्बन का क्या होता है, डायमंड होता है। डायमंड कार्बन का एक फॉर्म है, पर इसकी जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। ये लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। इसके अलावा ब्रोमाइन ऐसा नॉन मेटल है जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड के फॉर्म में होता है। आयोडीन इज़ अ नॉन मेटल हैविंग द डेंसिटी ऑफ 4.9। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसकी डेंसिटी 4.9 है, जो काफ़ी ज़्यादा है। डायमंड इज़ नोन एज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। डायमंड जनरली नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, पर डायमंड को वर्ल्ड का हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है। ग्रेफाइट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी होती है। अब पुअर कंडक्टिविटी होती है नॉन मेटल्स की, बट ग्रेफाइट ऐसा नॉन मेटल है जो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी और हीट को पास करता है। तो इसके अलावा जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन स्नोरस होते हैं। अगर उनको हिट कर देंगे तो उनके अंदर स्नोरस साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। कलर्स की बात की जाए तो मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं जनरली कलरफुल होते हैं। दे हैव डिफरेंट कलर्स, लाइक सल्फ़र होता है वो येलो कलर में मिलता है, फास्फोरस रेड या वाइट में मिलता है, ग्रेफाइट इज़ ब्लैक, क्लोरीन इज़ येलोइश ग्रीन कलर, वेयर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कलरलेस। अगर बात की, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, तो आप इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ को जैसे मैंने टेबल में दिखा रखा है आप ऐसे समझा सकते हैं। अगर फिजिकल स्टेट की भी बात की जाए तो मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्करी एंड गैलेनियम। नॉन मेटल्स में बात की जाए, मेटल्स आर जनरली एग्जिस्ट एंड द सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमाइन। गैसेस और ब्रोमाइंस होते हैं, ये सॉलिड्स फॉर्म में नहीं मिलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी होती है हमारी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की। मेटल्स हैव जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एक्सेप्ट गैलेनियम एंड सीसियम। वही चीज़ है, गैलेनियम और सीसियम की बात की जाए तो इनकी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। और नॉन मेटल्स के अंदर अगर बात की जाए, नॉन मेटल्स के अंदर लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, बट देयर इज एक्सेप्शन इन दिस। डायमंड एंड ग्रेफाइट होते हैं, इनके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। तीसरे पॉइंट में आप बात करते हैं हम डेंसिटी की, तो डेंसिटी क्या होता है, जनरली हाई होती है मेटल्स के अंदर, बट नॉन मेटल्स की बात की जाए तो डेंसिटी इनकी लो होती है। बट आयोडीन ऐसा नॉन मेटल है जिसकी डेंसिटी 4.9 है और वो नॉन मेटल है। मेलेबिलिटी की और डक्टिलिटी की बात की जाए तो मेटल्स हमारे मेलेबल भी होते हैं, डक्टेबल भी होते हैं, यानी उन्हें वायर की शेप में खींचा भी जा सकता है और बीट करके शीट्स के फॉर्म में कन्वर्ट भी किया जा सकता है। बट नॉन मेटल्स ना तो उन्हें मेलेबल किया जा सकता है, ना ही डक्टाइल होते हैं, यानी कि वो ब्रेक कर जाते हैं, ब्रेटल होते हैं। यानी कि उनको अगर ब्रेक करें, उनको हैमर खींचेंगे या फिर उन्हें हैमर से बीट करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, कांच की तरह बिखर जाएंगे। इलेक्ट्रिविटी एंड और हीट कंडक्टिविटी की बात की जाए तो नॉन मेटल्स होते हैं, इनके अंदर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ये पास हो जाते हैं, यानी कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और सिल्वर के अंदर गुड
इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टिविटी होती है और कॉपर के अंदर हीट की कंडक्टिविटी बेस्ट होती है। नॉन मेटल्स की बात की जाए तो नॉन मेटल्स जनरली क्या होता है, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, बट ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट के अंदर आसानी से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। शाइनीनेस और लस्टरनेस की बात की जाए तो जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके अंदर कोई शाइनिंग नहीं होती है, एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन के अंदर शाइनिंग होती है और डायमंड, इनके अंदर शाइनिंग होती है। बट मेटल्स होते हैं ये शाइनिंग पजेस करते हैं। सोनोरस साउंड की बात की जाए तो मेटल्स सोनोरस साउंड प्रोड्यूस करते हैं अगर उनको किसी ऑब्जेक्ट से हीट अप किया जाए, लाइक बेल रिंग, स्कूल बेल होती है, मंदिर के बेल्स होते हैं, चर्च के बड़े बड़े घंटे होते हैं। अगर इनको किसी भी चीज़ से हीट किया जाए तो वो सोनोरस साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। बाकी नॉन मेटल्स सोनोरस साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। हार्डनेस की बात की जाए तो जनरली मेटल्स होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट पोटेशियम, कैल्शियम और सोडियम, ये ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। नॉन मेटल्स होते हैं जनरली सॉलिड होते हैं, एक्सेप्ट डायमंड। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जनरली सॉफ्ट होते हैं, पर डायमंड को छोड़ के डायमंड काफ़ी हार्ड होता है। तो ये थे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये मेटल्स एंड नॉन मेटल की। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिली होगी और काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी आसानी से। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो उनको कमेंट कीजिए ताकि हम उनको आपके लिए समझा सकें। तो सब्सक्राइब कीजिए और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।